देखो दोस्तों, अगर यूपीएससी में एक्सेल करना है, कल्चर तो ठीक से करके जाना पड़ेगा। तो कल्चर के कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो स्लीपी क्लासेस पर अवेलेबल हैं, शायद आप उनको ढूंढ नहीं पाते, तो उनको वापस हम यहां पर पब्लिश कर रहे हैं। आप देखिए, चैप्टर वाइज चैप्टर, एक एक टॉपिक ढंग से कवर किया गया है। आप उसको बस अपनी, शायद अगर साथ में बुक रख सकते हैं, पीडीएफ रख लीजिए, अदरवाइज साथ में नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मेरी बुक तो मैं बुक से पढ़ा रहा हूं पीडीएफ के, तो एनसीईआरटी का पीडीएफ उससे पढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक को ढंग से कवर कीजिए। कल्चर के सवाल होते हैं मुश्किल से मुश्किल, फाइन आर्ट्स की ये किताब है, अच्छे से कवर करो। और भी कुछ जैसे फिलोसफीज एटसेट्रा वगैरह जो डाइवर्स जगह पे एनआईओएस के उसमें हैं, जो दिए जाते हैं, मैंने वो कवर किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी देखो। बहुत से टॉपर्स ने भी रिकमेंड किया है, लेकिन बच्चे ढूंढ नहीं पाते, इसको दोबारा पब्लिश कर रहे हैं। जरूर देखो, कंपाइल करके, चाहे लंबा वीडियो होगा लेकिन फायदे का सौदा हो सकता है। दोस्तों साथ चलो चलो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये है रिलीजन एंड फिलॉसफी इन एंशिएंट इंडिया, कि एंशिएंट इंडिया में कौन से हमारे प्रमुख कुछ धर्म या फिलॉसफीज रही, एंड उनके बारे में, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल यूपीएससी पूछता है। और ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, ये एनआईओएस का पीडीएफ है, और इसका मैं नीचे लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पर इसको डाउनलोड कीजिए एंड इसमें से साथ साथ पैरेलली पढ़ते चलिए, जैसे जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इनको अगर आप इत्मीनान से पढ़ेंगे और जो इनके पॉइंट्स रिटेन करेंगे, तो काफी हद तक, देखो पिछले 3-4 साल हो गए, काफी हाई रिटर्न वाले पीडीएफ हैं। छोटे छोटे पीडीएफ्स हैं, ये 20-25 पेज आपको 4 से 6 नंबर दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। और बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको वही चाहता हूँ बताना कि हमारी टेस्ट सीरीज और हमारी जो क्रैश कोर्स है वो चल रहा है, उस पर अभी 2 दिन पड़े हैं अभी। और जो अगर आप चाहें तो उस पर डिस्काउंट ले सकते हैं, ऑलरेडी काफी हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप अभी भी अफसरा, इसका नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर ये कोड यूज करते हैं तो अगेन यू कैन गेट सम डिस्काउंट ऑफ 20%। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जो कल्चर के बारे में हम और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले हाई रिटर्न वाली चीजें पहले पढ़ लें। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एंशिएंट इंडिया की रिलीजन फिलोसफीज में हम सबसे पहले बात करेंगे बुद्धिज्म की, एंड देन बुद्धिज्म के बाद बात करेंगे जैनिज्म की, एंड साथ में पैरेलली जो षड दर्शन, 6 इंपॉर्टेंट जो फिलोसफीज हैं हमारे, जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं एंशिएंट इंडिया के, उनकी बात करेंगे। चरवक स्कूल है, चरवक स्कूल की बात करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा, जो 6 स्कूल और उसके बाद चरवक स्कूल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इसके बारे में जानना। एंड इसके अलावा भी आप बहुत कुछ वैसे भी पढ़ते हो, वो भी पढ़ते रहो, लेकिन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैं चाहूंगा कि आप पक्का ही पक्का इसको इत्मीनान से पढ़ो। ठीक है, शुरू करें। जैसे ये इनिशियल जो पहला पेज था, यहाँ पर तो ऐसे ही ब्रॉड बातें की हुई है, पहले इंट्रोडक्टरी बातें हैं और रिलीजन की जो परिभाषा, मैं थोड़ा प्री स्पेसिफिक होके चाहता हूँ बात करना। यहाँ पर जैसे अब इंट्रोडक्शन ही आती जा रही है कि जैसे कि योग किसको बोलते हैं, योगा बोलते हो आप सब, है ना। योगा तो अंग्रेजों ने बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान का नाम था राम, तो लेकिन वो राम नहीं बोल पाते हैं, रामा। कृष्ण को कृष्णा, योग को योगा बना दिया, तो अंत में ए लगाना शुरू कर दिया। तो हमने भी साथ साथ में आ बोलना शुरू कर दिया। तो जनरली मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसा ना करूं, मैं योग को योग ही बोलूं, राम को राम, कृष्ण को कृष्ण ही बोलूं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर इसमें थीम रहेगी। बुद्धा को बुद्धा बना दिया, बुद्ध था वो ना, अदरवाइज गौतम बुद्धा बना दिया अंग्रेजों ने। तो ओके, तो जैसे योग की यहाँ परिभाषा है, बिल्कुल मैं इसको ओवरलुक कर रहा हूँ यहाँ पे। आत्मन जैसे क्या बोलते हैं कि एक जो हमारे जो एंशिएंट इंडियन जो फिलॉसफी है, वो क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जो ओवरऑल बॉडी और माइंड, ये तो बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती, अनचेंजिंग है, वो है आत्मन। आत्मन मतलब कॉन्शियसनेस, या फिर आत्मा, जैसे आप बोलते हो ना कि आत्मा नहीं बदलती, वो आत्मन जनरली जो वो डरावना वाला आत्मा मत लेकर समझना, इमेजिन करना जो भूतों वाला होता है, वो नहीं। आत्मन का मतलब है कॉन्शियसनेस, एक ऐसी एक हायर कोई एक जो चीज, स्पिरिचुअल चीज जो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलती। बॉडीज बदलती रहती हैं, विचारधाराएं, माइंड बदलते रहते हैं इंसान के, लेकिन आत्मन नहीं। ठीक है, एंड देन ऐसे ही एक पैरेलल, एक कोई आसमान में कोई ब्राह्मण बैठे हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ कि एक हायर ऑर्डर, एक जैसे एक ऐसी कोई चीज जो कि
जिसमें से सभी कुछ निकला, अल्टीमेट रियलिटी। आप भगवान मान सकते हो, लेकिन भगवान तो एक जनरली बहुत ही कॉमन टर्म हो जाएगी, तो समझने के पॉइंट से है ना, ब्राह्मण बोला गया क्योंकि ब्रह्म से निकला, ब्रह्म से निकला मतलब एक ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ही, जो बहुत हम सबसे बहुत ज्यादा जो सुपीरियर है, अल्टीमेट है, और वो अल्टीमेट कॉज ऑफ यूनिवर्स भी उसको माना गया हमारी एंशियंट फिलोसफीज में। तो यहाँ पर ऐसे कोई खास बातें नहीं आएंगी, लेकिन आगे जाके ये बहुत ही रिच डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ मार्क करता रहूंगा, आप तो ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ ही लेना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे अगर प्री वैदिक अगर हम उसकी बात करें, तो हमारे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से पता लगा है कि जो हमारे यहाँ पर सेंक्टिटी ऑफ द क्रिएटिव फोर्स एंड वेनरेटेड मेल फीमेल एस्पेक्ट्स ऑफ डिविनिटी, कि मेल और फीमेल दोनों ही डिवाइन डिवाइन जब हमने भगवान का जब हमने कुछ कॉन्सेप्चुलाइज किया एंशियंट इंडियंस ने, तो उन्होंने मेल और फीमेल दोनों को ही लेके किया, और अदरवाइज वो वर्शिपर्स थे किसके, फोर्सेस ऑफ नेचर। और उसके बाद देखा गया जो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बताया गया, कहाँ पे ऋग्वेद में बहुत कुछ बताया गया है, ऋग्वेद में काफ़ी सारी बातें की गई हैं। एंड साम जो यहाँ पे सामवेद है और यजुर्वेद है, ये इलाबरेट करते हैं वेरियस सैक्रिफिशियल एक्ट्स, कि सैक्रिफिशियल एक्ट मतलब जो हवन वगैरह करते हैं जब आप, तो उसमें आप जो बहुत सारे जो वहाँ पे जो हिम्स वगैरह जो मतलब मंत्र वगैरह पढ़ रहे हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इलाबरेशन की गई है। जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से ऋग, सम और यजुर में तो बहुत ज़्यादा हिम्स लिखी हुई हैं। एंड उसके बाद इनके आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा आगे कि ब्राह्मण्स क्या होते हैं। तो ब्राह्मण वो वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय वाला ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण एक टेक्स्ट ही है, और इसको इसको ब्राह्मणा भी कह सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कंफ्यूज ना हो ब्राह्मण के साथ, तो मैं इसको ब्राह्मणा बोलता रहूंगा, ताकि आप भी साथ साथ इमेजिन करो क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसी बॉडी ऑफ टेक्स्ट ही है जिसमें बहुत सारे जो वेदों के बारे में ही लिखा हुआ है। मैं आपको ब्राह्मणास क्या होते हैं, संहिता क्या होते हैं, ये इसमें मेंशन नहीं है, मैं अलग से आपको भी बताऊंगा टुवर्ड्स जैसे मिडिल ऑफ द लेक्चर। और अथर्ववेद, हमारा जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसमें किसमें, एनिमिस्टिक बिलीफ्स। एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म जनरली किसी चीज में सोल मानना, है ना, सोल। ये सोशो वाले बच्चों को थोड़ा बेटर पता होगा कि टॉपिक पढ़ते हैं एनिमा। तो एनिमिज्म वैसे क्या होता है, सोल मानना। हमारे देश में देखो, आप खुद इमेजिन करो, आप ये सभी लोग, आप जैसे लेट्स से आपने कोई मशीन चल रही है बहुत देर से, तो आप बोलते हो ये मशीन थक गई होगी, है ना, या फिर लेट्स से बहुत जैसे सड़क है, तो आप बोलते हो ये सड़क बेचारी दिन रात चलती है, थक गई होगी। तो ऐसा आप इमेजिन करना शुरू करते हो, ये पेड़ कब से खड़ा है, जैसे पहाड़ कब से खड़ा है, पहाड़ थक गया होगा। तो आप ऐसे इमेजिन करना शुरू करते हो, जब चीजों में सोल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमिस्टिक बिलीफ। एनिमिस्टिक बिलीफ का मतलब होता है हर एक चीज में एनिमा या फिर सोल ढूंढना। तो ये हमारे यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है हमारे एंशियंट इंडियन जो बिलीफ्स हैं उसमें, फिलोसफीज में। और उसके बाद कहते हैं कि ग्रेजुअली जो पॉलीथिज्म था, पॉलीथिज्म ग्रेजुअली जैसे चैलेंज होता गया। पॉलीथिज्म मतलब बहुत सारे भगवान का होना, बहुत सारे भगवान ग्रेजुअली चैलेंज होते गए मोनोथिस्टिक आइडियाज। मोनोथिस्टिक मतलब कि कोई सुपीरियर वन बीइंग है, वो सुपीरियर वन बीइंग में से ही सब कुछ निकला, वन एटर्नल एंटिटी, कि कोई एक ही कोई चीज है जिसको 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 हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, यहाँ पे आत्मन और जो ब्राह्मण ये वाला। तो ये कहते हैं ऐसी कोई एक चीज है, उसी में से सब कुछ निकला। और ऐसा आप बस अभी मान के चलो, अभी छोटे छोटे टर्म्स हैं, पेपर में आपको ये ऐसे पूछ चुके हैं। ये बुद्धिज्म के तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज पेपर में पूछ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अभी आगे अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं अरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम ग्रेजुअली डिस्कस करते रहेंगे, ये अपना चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा इसी के साथ। और यहाँ बस ये पीछे एक लाइन और बताता है कि जो हमारे जो जो प्रीवियस जो हमारे स्कूल जो जो ये जितनी भी हमारी फिलोसफीज रही हैं, ट्रेडिशनल फिलोसफीज, ये जनरली कहाँ पे चली है, ये जनरली ये काफी विश्वास रहा है इनका कि कोई ना कोई सुपीरियर बीइंग है। और ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज बोलते हैं, अनऑर्थोडॉक्सी वाली हमारी यहाँ पर भी एक फिलोसफी है, हम उसको पढ़ेंगे। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म के अलावा भी चरवक स्कूल भी आया, तो चरवक स्कूल के बारे में भी जानेंगे हम कि क्या करता है चरवक स्कूल। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब अनऑर्थोडॉक्स जो विश्वास जो वाली जो बातें हैं, उसके बारे में अगर बात करना शुरू करें, तो ये कौन से होते हैं, ये जनरली ये वेदों को सुपीरियर नहीं मानते। ये अनऑर्थोडॉक्स जो हमारे रिलीजियस जो मूवमेंट चली हमारे देश में, जिसमें जैसे
आई एम सॉरी। तो दोबारा शुरू करते हैं। तो अनऑर्थोडॉक्स जो हमारी मूवमेंट्स हैं उसमें हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करेंगे। और यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे इग्नोर द इनफॉलिबिलिटी एंड सुपरनैचुरल ओरिजिन्स ऑफ वेदास, कि जो जो वेद है हमारे वो इनफॉलिबल नहीं है। इनफॉलिबल मतलब कि ऐसा नहीं है जैसे बहुत उसके पहले वाली जो विचारधाराएं थी वो कहती थी वेद में जो भी लिखा गया वेदों में वो इनफॉलिबल है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा सही रहेगा। तो और कहते हैं कि इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो सकता है वो। एंड सुपर नेचुरल कि वो भगवान ने लिख के दिए, कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इंसानों ने लिखे हैं। सुपर नेचुरल एंड इनफॉलिबिलिटी दोनों ही चैलेंज की है बुद्धिज्म जैनिज्म ने। और उसके बाद आगे देखें, जो जैसे वैदिक सीयर्स मतलब जो वैदिक जो ऋषि मुनि थे और जो ब्राह्मण सेजिस वगैरह हुआ करते थे, और वो जनरली वो जो वैदिक थे वो ब्राह्मण ही हुआ करते हैं, वो अपर कास्ट थी। तो लेकिन देखा गया जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म इसमें क्षत्रिय टीचर भी बहुत सारे हैं। और इनिशियली जो देखा गया बुद्धिज्म जैनिज्म काफी अथीस्टिक थे। अथीस्टिक मतलब कि भगवान में एज सच कोई ये विश्वास नहीं करते थे शुरू में, लेकिन ग्रेजुअली देखा गया बुद्धिज्म ने जो कर्म थ्योरी को अपना लिया, और कर्म थ्योरी के चलते इन्होंने फिर बहुत सारी जो आगे जिनकी बातें चलती हैं, ये बोलते हैं कि जो सफरिंग तो होगी ही होगी। हम पढ़ेंगे भी बुद्धिज्म के थॉट, तो बुद्धिज्म में बोलते हैं वो कि सफरिंग तो होगी ही होगी, और अगर अगर आपको ये जन्म मरण से छुट्टी चाहिए तो आपको अपनी इच्छाओं पे काबू पाना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली बात होगी। और इसीलिए इसके बहुत सारी बातें उपनिषद में भी लिखी हुई हैं बुद्धिज्म जैनिज्म वाली। उपनिषद पर्टिकुलरली हम देखेंगे उपनिषद होते क्या है, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। पहले आप पहले बहुत सारी चीजें जानते जाओ, आगे चैप्टर बहुत डेंस हो जाएगा एंड यू विल हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब जो थीस्टिक रिलीजन, थीस्टिक का मतलब हुआ जो भगवान के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली जो कि एक गॉड की जो आगे जो प्रोपोगेट करते हैं या फिर जो एडवोकेसी करते हैं पर्टिकुलरली किसी गॉड की। तो अब यहाँ पर जो ये इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्राइमरी फैक्टर जो जिनके कारण ये जो क्रीड्स या फिर ऐसे थीस्टिक रिलीजन आए। देखो थीस्ट एंड अथीस्ट, अथीस्ट बोलते हैं नास्तिक को, थीस्ट बोलते हैं किसको, आस्तिक को। तो ये आस्तिक जो बातें हो रही है, आस्तिक विचारधाराएं उनकी बात हो रही है। जैसे वो कहते हैं भक्ति से निकली है ये। भक्ति का मतलब क्या होता है, सिंगल सोल्ड डिवोशन ऑफ द वर्शिपर, कि जो पूजा पाठ कर रहा है उसकी बहुत ज्यादा डिवोशन है और उसका जनरली कोई पर्सनल गॉड है और उसके साथ उसका कोई आपस का कोई मॉरल कनेक्शन है। तो इसलिए इसमें काफी विश्वास आ गया कि अब ऐसी एक विचारधारा का कि आपके अपने भगवान हो सकते हैं एंड उनकी आप अपनी तरफ से अपने एक जो छोटे से प्राइवेट, अगर आप अपने उसमें देखो एनवायरनमेंट में, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े किसी जो मंडली का पार्ट बनना पड़ेगा आपको, या फिर बहुत सारे आपने पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी तो ही आप कहलाओगे रिलीजियस। आप अपने जो वर्ल्ड में छोटी सी दुनिया में रहकर भी आप इसको भगवान को मान सकते हो। जैसे इसमें से कौन से सेक्ट की से बात निकलती है, वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, और इसके बाद ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं ये जाननी जैसे जरूरी हो जाती हैं और ये देखा जाता है। लेकिन लेटर ऑन अगर देखा जाए तो ये कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म ही है, क्योंकि ये वो जो एग्जिस्टिंग जो ब्राह्मणिक जैसे जो चल रहे थे पहले वाले विचारधाराएं उन्हीं को ही कंटिन्यू करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ नए भगवान निकाल के लाते हैं, हाँ, लेकिन वो भगवान तो पहले वाले ही है, लेकिन हाँ बहुत फेमस कर दिए। कुछ पर्टिकुलर जो गॉड्स थे दे गॉट वेरी फेमस, उसके पहले वो इतने फेमस नहीं थे। ठीक है, ओके। एंड वैसे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ कि इन्होंने इम्पैक्ट किया, बुद्धिज्म जैनिज्म को भी काफी इम्पैक्ट किया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जो यक्ष और जो नाग की पूजा करने वाले वो अलग तरह का कल्ट निकला। जैसे वसुदेव, कहते हैं वसुदेव या कृष्ण की वर्शिप करने वाले, ऐसे कहते हैं कोई पहले कोई बहुत फेमस भगवान नहीं थे कृष्ण या वसुदेव, और कहते बहुत ही कम जगह पे मेंशन पाया जाता है। जैसे पनीनी बहुत ही फेमस जो ग्रामेरियन है, जो पनीनी के बारे में जैसे लिखा हुआ है, जो उनकी किताब है अष्टाध्यायी, कहते हैं वहां पर वसुदेव का जिक्र है, कृष्ण का जिक्र है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो छंदोग्य उपनिषद है उस पर भी कृष्ण की बात की गई है जो कि देवकी के पुत्र है। एंड और ऐसे देखो अभी छोटी छोटी चीजें जानते रहना, ठीक है, और उनके बारे में बात की गई है। तो कहते हैं अब इनके कुछ जो लोग थे जो इनकी पूजा करते थे वसुदेव कृष्ण की, और इनको अपना पर्सनल सिर्फ अपना ही भगवान मानते थे और खुद को ये भागवत कहते थे ये लोग कि हम भागवत हैं। तो वसुदेव भागवत एक ऐसा कल्ट, एक ऐसा ग्रुप बन के उभरा और ये लोग इनकी वसुदेव की पूजा करते थे। तो आगे जाके देखा गया, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं।
वो कहते हैं कि ग्रेजुअली ये वसुदेव का कल्ट बढ़ता गया, ग्रू स्टेडिली, और इन्होंने बाकी जो और भी जो वैदिक और ब्राह्मणिक जो भगवान थे जैसे विष्णु या नारायण, है ना, इनको भी अपने एम्बिट में ले लिया और ये बोला कि ये तो अपने इन्हीं के ही इनकारनेशंस हैं, वेरियस इनकारनेशंस हैं। और वसुदेव कृष्ण की जो पर्टिकुलर देखा जाए तो बहुत मेजर फॉलोअर्स निकले एंड अकॉर्डिंगली ये ब्राह्मणिज्म एंड वैदिज्म से भी बड़ी कोई बात होके निकल कर आई, ठीक है। और लेट गुप्ता पीरियड में देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट गुप्ता जो पीरियड है, यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे तो भक्ति कल्ट में डिस्टिंक्ट एक वैष्णव ग्रुप निकल कर आया जिसमें वैदिक विष्णु का एलिमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, प्रीडोमिनेंट था। इनकारनेशंस पे यहाँ बात ध्यान देने वाली है, इनकारनेशंस पर बहुत ज्यादा ध्यान है किनका, वैष्णव्स का। तो वैष्णव्स पर्टिकुलर दो ग्रुप देखेंगे आगे, वैष्णव और शैव। तो इनमें पर्टिकुलरली वैष्णव्स में इनकारनेशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल है कि बार बार जो जो अब भगवान हैं जो विष्णु, वो अलग अलग अवतार में आते हैं। तो अब जो वैष्णव मूवमेंट क्या है इसके बारे में क्विकली जान लेते हैं। और यहाँ पे अब लिखा हुआ है जो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ये कब शुरू होती है, अराउंड कहते देखने वाली बात है जैसे गुप्ता पीरियड के आसपास से 13th सेंचुरी तक चलती है बात ये साउथ इंडिया में। और वैष्णव पोएट्स का नाम क्या है, जो वैष्णव पोएट्स को अलवर्स कहा जाता है, ये बात कभी मत भूलना, ये पेपर में बहुत बार आ चुकी है। अब ग्रेजुअली आगे आगे चैप्टर डेंस होता जाएगा। अलवर्स कहा जाता है और ये तमिल वर्ड है, क्या इसका मतलब है विष्णु भक्ति, ठीक है, जो डूबा हुआ है, जो भक्ति में डूबा हुआ है, विष्णु भक्त है, उसको अलवर कहा गया। और इन्होंने कहा कि आपको सिंगल माइंडेड डिवोटेड जो भक्ति करनी है, एकात्मिक भक्ति करनी है। एकात्मिक है सिंगल माइंडेड की एक आत्मा से अपने एक जो टोटल डेडिकेशन से आपको भक्ति करनी है। और इनके जो गानों का नाम बड़ा फेमस हुआ, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, प्रबंध, ठीक है, प्रबंध कहा गया। तो ये अलवर, प्रबंध, एकात्मिक भक्ति, ये भूलना नहीं है आपने। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये वैष्णव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। आगे शैविज्म, जिन्होंने पर्टिकुलरली जैसे जैसे अब जो जैसे विष्णु में जिनका विश्वास था तो वो वैष्णव, एंड जिनका शिव में विश्वास है वो क्या निकल के आ रहे हैं आगे, शैविज्म। और इनका जो ओरिजिन काफी काफी अजीब मानते हैं कि एंटीकिटी, मतलब कि काफी पुरातन, बहुत ही पुराने जमाने में कभी तो ये शिव पैदा हुए होंगे। ये इनको जनरली देखा जाए तो अगर आप आज का अगर बात करें तो दे डू नॉट इवन नो कि व्हेन वाज शिव बॉर्न। एंड उसके बाद ये बोलते हैं कि हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में, जस्ट वो तो चलते ही जा रहे हैं। ही इज वेरी एंटीक, है ना, पुरातन है। शिव के जो बर्थ ओरिजिन्स के बारे में नहीं पता, तो इसलिए शैविज्म को और ओल्डर माना जाता है। और अब पनीनी जो अगेन इनकी बात पहले पड़ी थी, ये जो शिव भक्त जो शैव है या फिर शिव भक्त हैं, उनके नाम उनके बारे में बात लिखता है। पनीनी भी मेंशन करता है, आपको ये यूपीएससी पूछ सकता है कि पनीनी सिर्फ क्या वैष्णव की बात करता है, नहीं, वो शैव की बात भी करता है पनीनी। और वो बात करता है आयरन लैंसेज एंड क्लब्स, जैसे कि आयरन की लाठियां वगैरह लेके चलते हैं ये जो शिव भक्त है। और ये स्किन गारमेंट्स, मतलब जैसे देखा होगा शायद आपने जो फोटोग्राफ्स वगैरह में, जो वहां पर कि खाल के जो जैसे जनरली जो टाइगर की या लायन की खाल होती है उससे कपड़े बनते हैं। तो वही क्योंकि दिखाया गया कि एक बहुत ही ऐसी एक लिविंग है जो कि बहुत सोसाइटी से काफी दूर है। एंड जनरली दिखाया जाता है कि ऐसा कि वो काफी फॉरेस्ट ओरिएंटेड लिविंग होती है, तो इसीलिए स्किन गारमेंट्स। तो ये वाली, और एक ये बहुत ही लेस मटीरियलिस्टिक लिविंग की बात भी करते हैं, दोनों ही करते हैं वो वैष्णव एंड शैव, लेकिन शैव का बहुत ज्यादा विश्वास है लेस मटीरियलिज्म में। तो अब उसके बाद शैव मूवमेंट देखें अगर हम साउथ में, तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा फ्लरिश हुई। जो 63 सेंट्स हैं, जो शैव सेंट है, उनका नाम क्या रखा गया, नायनर्स। ये कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे नारायण से नायनर को कंफ्यूज कर जाते हैं कि नायनर और नारायण सेम होंगे, नहीं, ये सेम नहीं है। नायनर्स कौन है, शिव भक्त। ये कॉमन मिस्टेक है, यूपीएससी ऐसे सवाल आपको आए दिन पूछता है। और उसके बाद जो इनके जो गाने हैं, जो नायनर्स के जो सॉन्ग्स हैं, वो उनको नाम तमिल में क्या कहा जाता है, उनको तेवरम स्तोत्र, ये अपने एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तेवरम स्तोत्र कहा जाता है। और उसके बाद इसको जो गानों की जो कलेक्शन है, ये सॉन्ग्स है, इसको द्रविड़ वेदा या फिर साउथ इंडियन वेद भी कहा जाता है, द्रविड़ वेदा। और ये लोकल शिव टेम्पल्स में इनको गाया जाता है। तो नाइनर्स शिव से जुड़े हुए हैं, ये वाली बात आपने नहीं भूलनी। और कहते हैं कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट जो नाम जान लो इसके साथ, जो मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे शिव मूवमेंट, ये कौन थे, अगमंत, शुद्ध, वीर शैव, ठीक है। वीर शैविज्म तो बहुत ज्यादा मेंशन्ड है एनसीईआरटीज में, तो आप वहां से भी और ज्यादा पढ़ सकते हैं इसके बारे में, अगमंत, शुद्ध और वीर शैव। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर हमको जानना जरूरी था। तो नाइनर्स और अलवर्स के बारे में आपने यहाँ पे कुछ बात जानी है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब उसके बाद आगे
ये बोलते हैं कि कुछ माइनर जो मूवमेंट्स भी चली हैं, रिलीजियस मूवमेंट्स, जिसमें पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि जो ये मूवमेंट्स हैं, जैसे लेट्स से फीमेल, जो एक जैसे फीमेल डीटी, फीमेल गॉड बनाए, शक्ति बोला गया, सूर्य, लेकिन कहते हैं इनका इतना इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिली जैसे बाकी जो शैव और वैष्णव को मिली थी। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि कहते हैं कि ये जनरली ये जो फीमेल एंड जो जितनी भी डिविनिटी की बात हो रही है, ये प्री वैदिक टाइम से आ रहा है, और उसके बाद ग्रेजुअली, लेकिन देखा जाए तो उसके बाद ये किसने, शैव एंड वैष्णव ने ही फेमस हो गए। और उसके बाद यहाँ थोड़ी सी एक जो इंपॉर्टेंट बात है प्री के पॉइंट से, ईस्ट ईरान को क्या कहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शाक द्वीप। शाक द्वीप इज ईस्ट ईरान। तो अब यहाँ पर ये आपको वर्ड पूछ सकते हैं यूपीएससी की, शाक द्वीप से क्या मतलब हुआ, ईस्ट ईरान मतलब हुआ जो वो वाला ईरान का हिस्सा जो इंडिया के करीब है। ठीक है, ओके। अब आगे प्रोसीड करते हैं, वैदिक फिलॉसफीज पे फोकस करेंगे हम। वैदिक फिलॉसफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ही पार्ट ऑफ लेक्चर है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर है। इसको षड दर्शन कहा जाता है। षड मतलब सिक्स, दर्शन मतलब फिलॉसफीज। जैसे आपको यूपीएससी ने एक हिंदी में पूछा 2016 में, कि हिंदी का पेपर भी देना होता है आपको, तो उसमें उन्होंने वर्ड पूछा हुआ है दार्शनिक। दार्शनिक तो बहुत लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया एज अ ट्रेवलर। नहीं, दार्शनिक ट्रेवलर नहीं होता, दार्शनिक इज अ फिलोसोफर, जो दर्शन शास्त्र पढ़ता है। तो दार्शनिक इज अ फिलोसोफर, दर्शन शास्त्र इज फिलोसफी। एंड तो इसी के बारे में बात करेंगे हम, वैदिक फिलोसफीज के बारे में। अब यहाँ पर ये जो लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है, ऋग्वैदिक से शुरू होकर लेटर वैदिक पीरियड तक आएंगे। और यहाँ पर अब एक बात क्या लिखी है कि ये किस पे विचार किस पर है, कि सोल और आत्मन, कॉस्मिक प्रिंसिपल, या फिर मतलब ब्राह्मण पर, कि कोई सुप्रीम बीइंग है, अल्टीमेट रियलिटी एग्जिस्ट करती है, उसकी बात करते हैं। और इनको क्या कहा गया, वो कहते हैं जो ये वैदिक जो फिलोसफी है उससे लेटर ऑन कितने 6 डिफरेंट स्कूल्स निकलते हैं फिलोसफी के। नाम क्या रखा गया, षड दर्शन। तो ये मत भूलना, षड दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम लिखकर यूपीएससी ने पेपर में 2014 या 15 में सवाल पूछा हुआ है। और उसके बाद आगे देखें तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स, ये आएंगे ऑर्थोडॉक्स में, क्योंकि ये कहते हैं कि फाइनल अथॉरिटी किसकी है, वेद की है। जो वेदास हैं ये फाइनल है। अनऑर्थोडॉक्स कौन थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो कहते हैं कि नहीं, वेदों में जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं है वो इनफॉलिबल हो, वो गलत भी हो सकता है। तो अब इनके बारे में आगे जानते हैं। अब एक एक करके यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ में अगर आपने इसका प्रिंट आउट लिया हुआ है प्लीज साथ साथ लिखते रहिए। मैं आपको यहाँ पे क्विकली समझाने की ट्राई करता हूँ। पहली फिलॉसफी आती है, उसका नाम है संख्या। संख्या के बारे में बात करें, ये संख्या क्या, आपको कैसे याद करना है कि आप संख्या 2 से याद कर सकते हो। ये बोलते हैं कि 2 पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, एक फीमेल और एक मेल। फीमेल का नाम रखा प्रकृति, मेल का नाम रखा पुरुष। याद करना आसान है, मेल का पुरुष एंड फीमेल का प्रकृति। और वो कह रहे हैं कि ये जो पुरुष एंड प्रकृति हैं ये आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब ये खुद में संपन्न है, खुद में ही कंप्लीट है, इनमें कोई कमी नहीं है। और ये इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट है। और यहाँ पे आप कहते हैं पुरुष क्या होता है, पुरुष कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जो जिसको चेतन भी बोल सकते हैं हम, ये वो एक ऐसी चीज है जो आपको इंसान, ह्यूमंस को ह्यूमंस बनाती है। और कहते हैं इसको बदलना, ये कभी बदल नहीं सकती। ये जो नेचर में जो ब्राह्मण ने दिए आपको, ब्राह्मण के हिसाब से ही चलेगी, कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति ये 3 चीजों से बनती है। 3 चीजें याद रखना, थॉट से, मूवमेंट से एंड चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन से। और उसके बाद जब जो चेंज या मूवमेंट या थॉट होगा तो प्रकृति उत्पन्न होती है, प्रकृति निकल के आती है। अब यहाँ पर आप बहुत सारी बातें जानोगे तो मेरे को लगता है थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है, सवाल रिलेटिवली ईजियर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर टेंशन क्या होती है कि बहुत सारी चीजें याद करने के लिए। तो देखो, संख्या में आपने 2 बातें याद रखनी है। पहला कि इसमें एक तो बात की गई है पुरुष की, और इसमें एक बात की गई है प्रकृति की। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। ठीक है, पुरुष प्रकृति की। और पुरुष का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस, ये प्लीज अपने नोट्स में बना के रखना। एंड प्रकृति 3 चीजों से बनती है, थॉट, मूवमेंट एंड चेंज से। तो ये या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर और तो ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स की क्रिएशन भी इसी से ही एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। जब पुरुष एंड प्रकृति में जब कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो यूनिवर्स में वेरियस चीजें
जो क्या होती है प्रोड्यूस होती हैं। तो और इनके जो ये जो सांख्या फिलॉसफी के प्रोपाउंडर जो किसने शुरुआत करी इस थॉट की, उनका नाम है कपिल, ऋषि कपिल। कपिल ऋषि बहुत ही फेमस ऋषि हैं और सांख्या सूत्र लिखा इन्होंने किताब, सांख्या सूत्र। इसको संख्या नहीं बोलते, सांख्या बोलते हैं, हो सकता है पेपर में आपको सांख्या करके ही पूछ लें। तो सांख्या सूत्र के ये राइटर और जो प्रोपाउंडर और जो स्टार्टर है इज ऋषि कपिल। ठीक है, ओके। तो ये 3-4 बातें हर एक के नीचे साइड में ही लिख के रखो अपने नोट्स में कि किसने शुरू की थी, तो ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम जब नोट्स पढ़ो पेपर के पहले आपके सामने लिखा हो। सांख्या इज ऋषि कपिल। देन कम्स योर योग। योग तो बहुत ही फेमस हो चुका है हमारे जो अभी हमारे देश में हर इंसान योग करना चाहता है, और वो जो योग होता है हम जो करते हैं वो तो है ना एक्सरसाइज वगैरह, तो उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन योग का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी मीडियम से आते हो आपको पता होगा, योग का मतलब होता है ऐड कर देना, जो जो यूनाइट कर देना। जैसे मैं बोलूं कि 2+2 को हिंदी में 2 योग 2 बोलते हैं वैसे शायद, क्योंकि मैंने आई हर्ड माई फादर से दैट योग बोलते हैं वो। तो योग का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन, यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटिटीज। वो बोलते हैं कि यूनियन जब भी होगी 2 इंपॉर्टेंट चीजों की तो उसको योग कहा जाएगा। और योग के बारे में इसके जो फाउंडर का नाम क्या है, योग सूत्र लिखा किसने, पतंजलि ने। ये नाम तो नहीं भूलेगा ना आपको, पतंजलि, ये ब्रांड भी कितना फेमस है। और ये 2nd सेंचुरी BC के आसपास की बात है। और यहाँ पर ओवरऑल किस चीज पर फोकस किया गया है एक एक करके देखते हैं। ये प्यूरिफाई एंड कंट्रोल करना चाहते हैं आपके मेंटल मैकेनिज्म को, कि आप अपने मेंटल मैकेनिज्म को अगर आप प्यूरिफाई और कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत सारी चीजें क्रिएट हो सकती हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि ना कि कहते हैं प्रकृति एग्जिस्ट करती है, योग क्या करेगा, प्रकृति से आपका रिलीज करवाएगा पुरुष, ठीक है, कॉन्शियसनेस रिलीज करवाएगा। प्रकृति कहते हैं एग्जिस्ट एवरीवेयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग, और इन एवरी बीइंग प्रकृति से हमें क्या रिलीज करवाना है, पुरुष। और हम कब कर पाएंगे, जब हम अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये, और उसके लिए वो बहुत सारी टेक्निक्स देते हैं टू कंट्रोल द बॉडी माइंड एंड सेंस। और इसके लिए उनके लिए बहुत जो आपको जो चीजें बताएंगे पेपर में पूछी नहीं गई हैं अभी, और कहते हैं कि अगर आपको इसको फॉलो करोगे तो आपको जो फ्रीडम या मुक्ति मिल सकती है। अब यहाँ पे इनको याद करना थोड़ा सा जो हमारे लिए वो टेंशन की बात हो जाती है, लेकिन अगर आप पैटर्न नोट करो काफी आसान है। सेल्फ कंट्रोल को यम कहा गया है ना, सेल्फ कंट्रोल यम। एंड जो रूल्स, अगर रूल्स फॉलो करोगे तो उसको नियम कहा गया। देखो एक तो है यम, एक है नियम, और अगर आप आगे देखो एक है, अगर ब्रेथ को कंट्रोल कर लोगे तो प्राणायाम, है ना। यम नियम प्राणायाम एक ये बन गया अपना। और एक है ना वाले, जो अगर फिक्स्ड पोस्चर है तो आसन, है ना। और अगर आपका जो माइंड फिक्स्ड है तो धरन, एंड अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है तो ध्यान। ठीक है, आसन, धर्न एंड ध्यान। जो वहां पे यम नियम एंड प्राणायाम याद कर लो, मेरे को लगता है कोई नुकसान नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं एंड दे कैन एक्चुअली रिवॉर्ड यू वेल। उसके बाद किसी चीज पे अगर आप जो चूज करते हो किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार ये यूपीएससी अलग से पूछ चुके हैं, प्रत्याहार क्या होता है योग में, ये पुराना सवाल है और ये मुश्किल सवाल होता अगर आपने ये डॉक्यूमेंट ना पढ़ा होता। प्रत्याहार इज कि एक ऑब्जेक्ट को चूज करना और उस पर फोकस करना। और उसके बाद एक और चीज है कि आपने जब खुद को जब कंप्लीटली अपने आप को, अपने दिमाग को और उस ऑब्जेक्ट को एक ही जब चीज में जब आपने डिसॉल्व कर दिया, आपने क्या लगाई, समाधि। ठीक है, तो ये भूलना मत, साइड में कहीं पे स्क्रिबल रखो कि यम से वाले जो 3 चीजें हैं, यम नियम एंड प्राणायाम। उसके बाद जो ना वाली चीजें हैं, आसना, धारणा एंड ध्यान, एंड देन जो 2 चीजें और रहेगी, प्रतिहारा एंड समाधि। तो ये आपको पेपर में रिवॉर्ड कर सकती है। ऐसे सवाल है, औरों को जनरली जिन्होंने रीड नहीं किया होगा नहीं आते होंगे, आपने रीड किया आपको आते होंगे। ओके, देन कम्स योर, यहाँ पर इसके नीचे भी लिख के रखना है किसने निकाला था, ये पतंजलि ने। सबके नीचे लिख के रखो ताकि ना जब आप कोई रिविजन कर रहे हो आपको ये सिर्फ ये पॉइंट दिखे, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको सिर्फ क्विकली ग्लांस करो एंड पेपर से एक दिन पहले याद करो। एंड देन कम्स योर न्याय। न्याय ये वाला जो स्कूल है, न्याय वाला स्कूल, ये लॉजिक्स पे चलता है। ये बहुत सारे, इवन की आपको अगर आप पढ़ो पॉलिटिकल साइंस ये वो टाइप, अगर बीए वगैरह में पढ़ते हो तो वहां पर आपको जो लॉजिक की क्लास है, लॉजिक की क्लास में जो आपको न्याय वाली विचारधारा पढ़ाई जाती है। तो ये एक तरह के एनालिटिकल रीजनिंग में भी हेल्प करता है आपकी। तो ये लॉजिकल थिंकिंग है। ये क्या बोलता है कि कहते हैं चीजों का मतलब तभी है जब आपके उनके बारे में जानते हो, जब आप उनके बारे में वैलिड नॉलेज है। लेट्स से मैं आपको बोलूं कि मैंने ये क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है, आप सबको क्या लिखा, हेलो। आपको ये शब्द पढ़ना आता था तो आपने ये वर्ड पढ़ा, आपने कोई मतलब बनाया। लेट्स से मैं आपको ऐसा ऐसा कुछ लिख दूं,
ये क्या लिखा है, कैन यू रीड दैट? नो, यू कैन नॉट रीड दैट, क्योंकि शायद ये कोई लैंग्वेज होती हो, लेकिन ये लैंग्वेज आपको पढ़नी नहीं आती है ना, ये लैंग्वेज होती हो आपको पढ़नी नहीं आती। तो वो क्या बोलते हैं कि चीजें दे स्टार्ट मेकिंग सेंस जब हम उनके बारे में जानते होते हैं। तो जैसे वो बोलते हैं कि हम जानते हैं कि ये स्नेक है, तो हमें पता होता है ये स्नेक है। हमें जानते हैं कि ये कप है, तो वो कप बन जाता है। अदरवाइज किसी को नहीं पता होगा ये सामने क्या चीज है, तो उसके लिए वहां पर कोई प्रोसेस नहीं है जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, कोई ट्रूथ जानने का कोई तरीका ही नहीं होगा उसके पास, अगर उसके पास वैलिड नॉलेज नहीं होगी। इसीलिए बोलते हैं कि रियल नॉलेज कौन सी है, वैलिड नॉलेज, और जो आपको चीजों के बारे में ज्ञान दे। तो अब न्याय सिस्टम के बारे में अगर हम जान के रखें, तो ये किसने निकाला था, ये ऋषि गौतम। ये यहाँ पे नीचे प्लीज लिख के रखना, अब ये ऋषि गौतम ने निकाला था। एंड इन्होंने किताब क्या लिखी थी, न्याय सूत्रा। तो जो न्याय सूत्रा, बहुत सारे जो आगे जो टेक्स्ट चले तो न्याय सूत्रा कहलाए वो। और इनका मानना भी क्या है, सिंपल लॉजिक पे चलते हैं कि गॉड ने ही जो क्रिएट किया, और गॉड ही सस्टेन करता है, गॉड ही डिस्ट्रॉय करता है। न्याय स्कूल की विचारधारा है, ये पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन से स्कूल की विचारधारा है, न्याय स्कूल की। देन कम्स योर विशेषिका। इसमें बहुत सारी बातें जानने के लिए विशेषिका के बारे में क्विकली जानते हैं। ये पर्टिकुलर थ्योरी है, ये काफी इसको रियलिस्टिक और काफी ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ये पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में आप लिख के रखो कि इसको कहा जाता है एटॉमिक थ्योरी। ये कह रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एटम्स मिलते हैं तो बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे आगे पढ़ते चलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि चीजों के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं चीजों के, और ये बोलते हैं कि 5 चीजों से बनती हैं हर एक जो चीजें, 5 एलिमेंट से, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर का मतलब होता है स्काई, आसमान से। ये हमारे देश में बहुत फेमस बात है ये। इन 5 चीजों से कहते हैं हमारे सब कुछ बना हुआ है। और वो कहते हैं कि इन सबको जो बनाने वाला कौन है, गॉड, गाइडिंग प्रिंसिपल है। और कहते हैं अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी मिलता है अगर आप अच्छे काम करोगे, बुरे काम करोगे, जो स्टैंडर्ड सी बात है। एंड ये थ्योरी स्टार्ट किसने की थी, विशेषिका थ्योरी कन्नडा ने, ऋषि कन्नड़। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख के रखना है ऋषि कन्नड़। ये तो एक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, और इनके बाद एक और इंपॉर्टेंट विशेषिका की थ्योरी किसने लिखी, प्रशस्त पद। तो यहाँ पे आप साइड में ही लिख के रखना है, यहाँ पे कन्नडा ऑब्लिक प्रशस्त पद। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पेपर में मिस हो सकती है, ये मिस नहीं करनी। एंड उसके बाद ये क्या कहते हैं कि विशेषिका स्कूल किससे एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है, यूनिवर्स किससे बनता है, जो एटॉमिक थ्योरी से। एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्रेजुअली यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं। आपको पेपर में ये भी पूछ सकते हैं, ये बहुत पुराने एक और सवाल है, 2004 या 5 का सवाल है, कि एटॉमिक थ्योरी जो इंडियन फिलोसफी में कौन सी है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। आपने सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल, आपने बताना है विशेषिका। लेकिन सिंपल कब हो जाता है, जब आपने ये पढ़ा हो। एंड देन कम्स योर मीमांसा। मीमांसा इज अगेन वन ऑफ दोज, ये पर्टिकुलर थ्योरी ये दो जो आपने पीछे पढ़ी थी, न्याय थ्योरी थी जो गौतम वाली, लॉजिक वाली, और विशेषिका जो थी एटम थ्योरी, इन दोनों को मिक्सचर बना के बनती है, न्याय विशेषिका का मिक्सचर है। ये क्या बोलते हैं कि अगर पहले सिंपल से कहते हैं लॉजिक चलेगा, अगर आपने ठीक से काम किया होगा तो अकॉर्डिंगली आपके अच्छे कर्म होंगे, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड। एंड यहाँ पर देखो ये क्या बोलते हैं कि कहते हैं लेकिन किसके हिसाब से होगा, ये जो लॉजिक जो ये न्याय वाला चलेगा, ये किसके हिसाब से चलेगा, आपका वेदास के हिसाब से। आपके जो वेद है इनमें ही सारी असली नॉलेज है, और इन्हीं के हिसाब से ही आपको जो वेरियस अपनी ड्यूटीज जो पूरी करनी है। एंड ये इसीलिए जो मीमांसा जो पर्टिकुलर जो थॉट है, ये वेदों को बहुत ज्यादा हाई एक पेडिस्टल पे रख देता है। और ये क्या बोलता है, जो संहिता, ब्राह्मणा, जो वेद देखो, वेद के वेरियस कंपोनेंट्स है, तो ये आपको वेरियस कंपोनेंट्स में अभी इसके अंत में समझाता हूँ, मीमांसा के अंत में। ये वेरियस कंपोनेंट्स में से एक है संहिता और ब्राह्मणा। ये बोलते हैं कि इनको इंटरप्रेट करके और अप्लाई करना बहुत जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली ही आपकी नॉलेज बनेगी, अकॉर्डिंगली ही आपके जो वेरियस जो आपके कर्म वगैरह होंगे दे विल एक्ट। तो और जो यहाँ पे लिखा है वो, अब इसने ये लिखा किसने किया था, ये लिखा गया, इसको जैमिनी बोलते हैं, जामिनी। ये जैमिनी ऋषि थे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है जैमिनी ऋषि। तो जैमिनी ऋषि ने ये वाली पर्टिकुलर थ्योरी दी थी। एंड ये इन्होंने धर्म पे फोकस किया, धर्म इज ड्यूटी। तो कहते हैं अगर आप धर्म अपना ढंग से पूरा करोगे तो आपको जो फल अच्छा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और यही कहते हैं जो आपकी जो रिचेसनेस है, इस पे आपका अकॉर्डिंगली जो डिपेंड करेगा आपका जो
व्हाट एग्जैक्ट फ्रूट विल यू गेट। तो इसलिए कहते हैं ये सिस्टम किस पे ज्यादा स्ट्रेस देता है, रिचुअलिज्म पे। अगर आपने वेदों में लिखे हुए रीति रिवाज रिचुअल्स पूरे किए तो आपके धर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, अदरवाइज टेंशन हो सकती है। तो अब ये जैमिनी ऋषि की बात है, ये याद रखनी है। और ये वाली पर्टिकुलर जो उसके बाद ये जो सबर स्वामी, जो कुमारिल भट्ट, तो ये पर्टिकुलर नाम है, याद रखने। यूपीएससी ने बहुत माइन्यूट नाम पूछे हुए हैं और इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो और इसलिए ओवरऑल इसको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे आपने जैमिनी ऋषि के बारे में लिखना है, आपने इसके 3rd सेंचुरी के बारे में लिखना है कि ये 3rd सेंचुरी बीसी में आई थी, एंड देन आपने इन दोनों का नाम लिखना है और आपने इसके थोड़ा सा एडजस्ट लिख देना है कि संहिता और ब्राह्मणास को एनालाइज करके आपने अपने जो धर्म को पूरा करना है, जो रिचुअल्स पूरे करने हैं। तो ये वाली बात लिख दी यहाँ पर। अब मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा सा बताना कि जो ये वेरियस जो वेदों में चीजें लिखी हैं, जैसे वेदों में लिखा हुआ है ब्राह्मणास, वेदों में लिखा है संहिताज, है ना, वेदों में लिखा है अरण्य का, ये होते क्या है? यूपीएससी इस पे सवाल भी पूछ चुके हैं। पिछले 4 सालों में 2 सवाल ऐसे आ चुके हैं ये वाले ब्राह्मणास अरण्य इन पे बेस्ड। तो ब्राह्मणास के बारे में नोट्स बनाने शुरू करो, लिखो साथ साथ में। ये ब्राह्मणास क्या होते हैं? ये वेदों पर कॉमेंट्रीज हैं, जो वेद लिखे गए जैसे आपके वेरियस वेद, उनमें कॉमेंट्रीज हैं, उन पे वेरियस लोगों ने कॉमेंट करते गए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, एंड ग्रेजुअली ब्राह्मणास आगे आगे बढ़ते गए एंड एक्सपैंड होते गए। तो ये, और वेदों में क्या लिखा है जनरली? वेदों की बात करें अगर, तो वेदों में वेरियस हिम्स हैं। हिम्स मतलब जो आप जिनको मंत्र बोलते हो, तो वो वेरियस जो वो मंत्र उच्चारण है, जो वो हिम्स लिखे हुए हैं वेदों में, और उन मंत्रों में कि इसका मतलब क्या हुआ, तो वो कहाँ लिखा हुआ है? कमेंट्री ब्राह्मणास में, ठीक है, ब्राह्मण्स। एंड उसके बाद जनरली जो ब्राह्मण है, ये एक इंडिया में 2 तरह के ट्रेडिशन हुए। एक है जिसमें से इसका नाम है श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। श्रुति इज सुनना। दूसरा क्या होता है? याद करना या फिर पढ़ना। जैसे लेट्स से मैं आपको बात बताऊं, कोई आप मेरी क्लास लगा रहे हो, या तो मेरी क्लास लगा रहे हो, और या तो आप क्या करोगे, जैसे जो मैंने बोला आप उसको सुनोगे एंड ट्राई करोगे उसको किसी और को जाके सुनाने की, ताकि आपको रिकॉल होगा अकॉर्डिंगली, जो जितना आपने सुना होगा रिकॉल हो जाएगा, उतना आप किसी को आगे बता दोगे। वो है श्रुति बेस्ड सिस्टम। लेट्स से मैं जो बोलता जा रहा हूं, उसके बाद आप उसको लिखते जा रहे हो और बाहर जाके आपने अपने नोट्स शेयर कर दिए, तो उसको क्या बोलोगे? उसको हम बोलते हैं स्मृति। वो है स्मृति, ठीक है। तो श्रुति एंड स्मृति में फर्क है। श्रुति इज जनरली नॉट रिटन, एंड जो स्मृति है इट इज रिटन, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। जो ब्राह्मणास है किस पे, कौन से वाले पे बेस्ड है? श्रुति वाले सिस्टम पे बेस्ड है। ये इसको बोलते हैं कि ये वो वाला लिटरेचर है जो सिर्फ और सिर्फ सुना गया, एंड आगे आगे इस पे जो लोगों ने अपने जो जनरेशन पास ऑन किया, एंड बहुत लेटर ऑन लिखा बहुत लेटर ऑन गया। अब देखो, हो सकता है कि बहुत बदलाव हो गया हो, लेकिन एक आपको जैसे जाकर देख सकते हो, नेट जियो पे नहीं, डिस्कवरी पे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री है, उसमें बोलते हैं कि श्रुति सिस्टम एंशिएंट इंडिया का इतना स्ट्रांग है कि एक भी वर्ड यहाँ से वहां नहीं होता। तो काफी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कि जो शायद चीजें गलत नहीं हुई होंगी। तो लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको कोई बात बताई, जरूरी नहीं है आपको याद रहे वर्ड टू वर्ड, आगे भूल सकती है। लेकिन एंशिएंट इंडिया में देखा गया, जो वेदों में, जो ब्राह्मणास में पर्टिकुलरली, ये वर्ड टू वर्ड कैरी हुआ है। और अब इसके बाद श्रुति एक और सिस्टम पे बेस्ड है, उसका नाम है कि कहते आपने जो ये पर्टिकुलर चीज जो आपने किसी को बोली, आपने जो लिखी, और उसके बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ से आई? वो कहते हैं एक्सपीरियंस से आई। एक्सपीरियंस को भी ये इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें एक कॉन्सेप्ट को, अनुभव का मतलब कि आपने चीजें एक्सपीरियंस करी, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने आगे किसी को बताई, और उसने आगे किसी ने किसी और को बताई होगी, चलता गया प्रोसेस। तो अनुभव का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्राह्मणास में। एंड यहाँ पे आपने एक और जो चीज भूलनी नहीं है कि जो हमारे जो जितने भी जो 6 के 6 स्कूल हैं, अभी तक हमने जैसे 5 कर लिए, 5 अगर मैं क्विकली रिमाइंड कराऊं, सांख्या कर लिया, योग कर लिया, न्याय विशेषिका पढ़ लिया हमने, और मीमांसा पढ़ लिया, एक हमारा वेदांत रह गया। तो ये जो 6 के 6 स्कूल्स हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं किसको? श्रुति को। हमारे जो षड दर्शन है, षड दर्शन श्रुति को एक्सेप्ट करता है। और सिर्फ एक स्कूल हम आगे पढ़ेंगे, चर्वक, वो इसको रिजेक्ट करता है। वो कहता है श्रुति गलत चीज है, हमें स्मृति पे काम करना चाहिए, तो वो स्मृति को करता है, वो जो फॉलो। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्राह्मणास के बारे में था। ये कॉमेंट्रीज हैं किस पर? हिम्स पर। अब पर्टिकुलरली जो ये हिम्स हैं, ये हिम्स कहाँ लिखी हैं? ये जो जैसे आपने शायद एक बहुत ही फेमस हिम है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये पर्टिकुलर जो हिम, इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। तो ये वाली हिम ये कहाँ लिखी है? ये लिखी है सामख्यास में। सामख्यास कहा जाता है इन्हें, सॉरी, सामख्यास नहीं, संहिता।
संहिता में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको संहिता का, अगर मैं आपको संधि विच्छेद या फिर तोड़कर बताऊं, शायद अगर याद हो जाए आपको, संहिता में दो वर्ड है, एक तो है अपना सम और एक है हिता। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब बहुत सिंपल है, सम का मतलब होता है टुगेदर, है ना, हम सब इकट्ठे, सम। एंड हिता का मतलब होता है ऑफर करना या फिर डालना, पुट करना, ऑफर करना है, पुट करना। अगर जब सब लोग इकट्ठे कुछ ऑफर या पुट कर रहे हैं तो उस चीज के बारे में उसको संहिता कहा गया। जनरली ये कब होता है? हवन के वक्त, कि हवन जो हो रहा है पर्टिकुलरली, ये जो सेक्रीफिशियल, उसको जो यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ के वक्त होता है। तो वहां पर जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, जो गॉड्स को वेरियस ऑफरिंग्स दे रहे हैं इकट्ठे होके ना, देखते हो आप, वहां में देखा होगा हमेशा टीवी वगैरह में कि इकट्ठे होके ही आप कुछ ऑफरिंग्स दे रहे हो, तो सम इकट्ठे होके ऑफर दिया जा रहा है। तो कैसे? साथ में मंत्र उच्चारण करते हुए, हिम्स पढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये हिम्स की बात कहाँ लिखी है? संहिता में, बिल्कुल मत भूलना। एंड ऐसे ही पैरेलली एक और हमारे पास चीज है, वो हमें जाननी जरूरी है, एक ही लाइन की है, उसका नाम है अरण्यक। अरण्यक के बारे में भी जान लो, व्हाट आर अरण्यक्स, इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो। अरण्यक्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि जो आपने यहाँ पर जो ये जो संहिता में देखा आपने कि वेरियस हिम्स आर रिटन, है ना, बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं। इन मंत्र की फिलॉसफी, कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, कि लेट्स से ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो इसकी फिलॉसफी क्या है? तो इसकी फिलॉसफी पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ पर गिवन है? वो अरण्यक में गिवन है। ठीक है, तो अरण्यक, तो ये सभी चीजें मिलकर ही वेद बनाती हैं। ये वेद की वेरियस लेयर्स हैं, लेयर्स। कहीं पर मंत्र लिखा है, कहीं पे मंत्र पे कॉमेंट्री है, कहीं पर मंत्र की जो डीपर फिलॉसफी की बात हो रही है। तो ये सभी जो तीन चीजें थी। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उपनिषद। तो उपनिषद, तो ये ऐसी चीज है जिसपे वेदांतिक सिस्टम बेस्ड है। उपनिषद क्या होता है? उप, अगर मैं आपको वैसे इसका भी संधि विच्छेद बताऊं तो बहुत ही अच्छा है संधि। उप का मतलब होता है किसी के नजदीक, निषद मतलब बैठना। तो नजदीक जाके बैठना, किसके नजदीक जाके? गुरु के नजदीक। जो गुरु है पर्टिकुलरली उनके नजदीक जाके जब स्टूडेंट्स बैठते थे तो गुरु से वो ज्ञान लेने की प्राप्ति करते थे, गुरु से वो फिलोसफीज समझने के ट्राई करते थे। तो यही एक एजेंडा था उपनिषद का, कि वेदों में जो भी लिखा हुआ है उसका हाईएस्ट जो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आपने शायद सुना हो कि बोलते हैं ना कि एक एक वर्ड होता है कि एंड, बिल्कुल एंड करा दिया। तो एंड मतलब कि जैसे इससे ऊपर वेदों की फिलॉसफी की एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्सप्लेनेशन है, एंड ऑफ वेदास भी कहा जाता है इसे। जनरली लोग क्या मानते हैं कि जो वेदों के एंड में लिखा हुआ है, नहीं एंड में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे कोई वेद का कोई स्टार्ट फर्स्ट पेज लास्ट पेज नहीं होता, कलेक्शन होती है वेरियस हिम्स की। तो ये इसीलिए एंड का मतलब है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फिलॉसफी, हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक फिलॉसफी, तो वो उपनिषद में लिखी है। उपनिषद इसीलिए जनरली इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि जो वेद थे वो जैसे आप मान के चलो कि जो वेरियस हिम्स लिखी हुई हैं उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वेरियस ऑफरिंग्स हम क्यों दे रहे हैं। तो उसको लोगों को और अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड पर्टिकुलरली दो तरह की चीजों के बारे में बात करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की अपनी, जैसे अगर मैं बात करूं कि स्पिरिट की बात कर रहे हैं कि अंतरात्मा को शांति के लिए, कि ना कि अगर मैंने कोई, आप मुझे पूछ रहे हो कि मैंने इतना अमीर हूं, उसके बाद लेट्स से मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया, है ना, ऐसी बातें। तो उसका कोई रीजन जानना, और लेट्स से कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरा मेरा दुनिया में आने का पर्पस क्या था, और ऐसी ऐसी बातें जानना। और लेट्स से आप पूछो कि मैं माता पिता की सेवा क्यों करूं, और लेट्स से मैं बूढ़ों बुजुर्गों की सेवा क्यों करूं। ऐसे ऐसे जो बहुत सारे जो जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है पहले। एंड उसके बाद सेकेंडली एक और चीज जिस पे ये ध्यान देते थे जो उपनिषद बहुत है, वो है एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी। एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी बातें जो जो बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल बियॉन्ड है, जो द रीच ऑफ साइंस, जो सिर्फ और सिर्फ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ही आंसर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी सवाल डिस्कस किया कि आप इस दुनिया में क्यों आए। अगर आप इसको बैठ के सोचो कि दुनिया में क्यों आए थे आप, तो जनरली आप एक प्रोसेस सोच सकते हो ना, कि लेट्स से कि आप जो रिप्रोड्यूस किया गया बिकॉज योर पेरेंट्स रिप्रोड्यूस्ड एंड यू वर बोर्न, दैट वाज व्हेन यू वर बोर्न। तो क्या इज इट योर ओनली पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि सांस लेना, या फिर यूपीएससी का एग्जाम लिखना, या फिर यूपीएससी में रैंक लेके आना, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का। तो उसके उसके बाद अगर ऐसे ऐसे जो विचार जो आप जानते जा रहे हो, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस। एंड ये कहाँ पे इनको डिस्कशंस मिलती है आपको? उपनिषद में। तो उपनिषद बहुत सारे हैं इसीलिए क्योंकि डिस्कशंस बढ़ती जाती हैं, नई नई तरह के सवाल, नई नई तरह के जवाब आते रहते हैं, उपनिषद बढ़ते ही जाते हैं। तो 200 के से ज्यादा उपनिषद अभी एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगर जानना चाहो तो एक मुगल किंग ने भी एक उपनिषद लिखा है। ठीक है, ओके।
मुझे बताना कमेंट्स में कि कौन से गूगल किंग ने लिखा है। और मेरा नाक और गला बिल्कुल ही बहुत ही बुरी तरह खराब हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ आप ये प्री से पहले 4-5 बार रिवाइज करें ताकि आपका पेपर में फायदा हो। अभी हम वेदांतिक फिलोसफी पे आते हैं। वेदांतिक फिलोसफी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो वेदांत में क्या लिखा हुआ है कि फिलोसफी ऑफ उपनिषद्स। और उपनिषद क्या है, ये कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ वेद होते हैं कि जहां पे आप कंक्लूजन निकालते हो पूरे वेदों का कि वेदों में बात क्या लिखी थी, फिलोसफी थी क्या। शंकराचार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आदि शंकराचार्य। इन्होंने बहुत सारी उपनिषद पर ही कमेंट्रीज दी कि इस उपनिषद से मैं क्या समझता हूँ। एंड इन्होंने ब्रह्म सूत्रास और भागवत गीता वगैरह पे बहुत सारी अपनी विचारधाराएं प्रकट करी। और शंकराचार्य ने हमारे देश में 4 जगहों पे मठ भी बनाए थे, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अब इनकी जो फिलॉसफी है इसका नाम क्या है, अद्वैत वेदांता। ये वर्ड क्या है, अद्वैत। अद्वैत, द्वैत क्या होता है, डुअलिज्म। देखो द्वैत का मतलब होता है डुअलिज्म। मतलब नॉन डुअलिज्म, कि डुअलिज्म मतलब कि इंसान अलग भगवान अलग। तो ये क्या बोलते हैं, शंकराचार्य बोलते हैं कि नहीं, नॉन डुअलिज्म है, अद्वैत है, देयर इज नॉन डुअलिज्म, कि सिर्फ वन रियलिटी है। जो हम सभी लोग किससे निकले हैं, एक कोई ब्राह्मण था, ब्राह्मण मतलब उसको कोई सुपीरियर अल्टीमेट कोई रियलिटी है, कोई सुपीरियर कोई गॉड है, उसी में से सभी निकले, वन रियलिटी, उसी के हम सब अंश हैं, हम सब टुकड़े हैं। तो उस चीज को क्या कहा गया, अद्वैत, कि देयर इज नॉन डुअलिज्म। तो और इसके बाद ये ब्राह्मण पर वैसे बात करते हैं कि हु इज ब्राह्मण एटसेट्रा। अब एक पर्टिकुलर एक और थिंकर भी आते हैं हमारे पास, वो उनका नाम क्या है, उनका नाम है रामानुज। तो रामानुज भी उन्हीं के थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी है, थोड़ा टाइम बाद आए। तो रामानुज क्या बोल रहे हैं कि एक और ये फेमस अद्वैत स्कॉलर है। तो इनकी लेकिन जो अगर हम बात करें, जो रामानुज की थोड़ी जो फिलोसफी है, यहाँ लिखा नहीं हुआ अभी तो, लेकिन आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। इनकी जो अद्वैत है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है विशिष्ट। इसका नाम है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत का मतलब वो कह रहा है कि हाँ बात सही है कि हम सब निकले हैं एक ही ब्राह्मण से, एक ही सुपीरियर बीइंग से निकले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद जाके वापस उसमें मिल जाते हैं। शंकराचार्य बोलते थे वापस हम जाके उनमें मिल जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कहते हैं वो बहुत सुपीरियर है, हम उनमें जाके कभी नहीं मिलते। हाँ हम उनका हिस्सा है लेकिन उनमें जाके कभी नहीं मिल पाते। ये विशिष्ट, विशिष्ट मतलब एक स्पेशल तरह का डुअलिज्म है कि इवन हम उनके मरने अपने जो, जैसे लेट्स से हमने अपनी बॉडी छोड़ दी और हमारी जो आत्मा ऊपर जा रही है, वो ब्राह्मण में जाकर मिल तो जाएगी, लेकिन हम वो सुपीरियर आत्मन अलग रहेगी, हमारी आत्मन अलग होगी। तो इवन आफ्टर जो यूनियन होने के बावजूद भी सोल, जो हमारी सोल है और जो भगवान की जो गॉड की सोल है जिसको ब्राह्मण कहा गया, वो तब भी बराबर नहीं होते। कि यहाँ पे अगर आप चाहो लिखना तो विशिष्ट अद्वैत का मतलब क्या होता है कि सोल और जो या फिर आत्मन जो है, सोल और ब्राह्मण सेम नहीं है। सोल इज नॉट इक्वल टू ब्राह्मण, आत्मन ब्राह्मण में नहीं लीन होती, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेदांतिक जो फिलॉसफी है, और इसके आगे तो कितने सारे जो आगे जो थिंकर्स आते गए और उन्होंने इन पर बहुत सारा काम किया वेदांतिक फिलॉसफी पर। और देन आगे तो यहाँ पर अब एक ये जो इम्पोर्टेंट एक बात आ रही है कि जो डिफरेंट रिलीजन्स आते गए उनके बारे में बात लिखी हुई है। और जैसे जो जो वेदांतिक जो जो कोर मैसेज है, अगर आप जानना चाहो तो वो क्या है, ये बोल रहे हैं कि इंटेलेक्ट पर बहुत ज्यादा इन्होंने जो ध्यान दिया। वो कह रहे हैं कि जो माइंड मेक्स मिस्टेक्स बट इंटेलेक्ट टेल्स अस इफ द एक्शन इज इन आवर इंटरेस्ट और नॉट। तो जनरली वो कह रहे हैं कि इंटेलेक्ट को इतने इतने आपने एक लेवल पर बिल्ड करना होता है, और उसके बाद योग से हो सकता है, मेडिटेशन डिवोशन से हो सकता है, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी लेवल को इतना हाई कर सकते हो। आपका इंटेलेक्ट बताएगा कि आपके एक्शन सही हैं या नहीं। तो वेदांतिक थॉट है, वेदांतिक थॉट पर ही जो बहुत सारे लेटर ऑन विवेकानंद वगैरह जी ने भी काम किया, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा और जान सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आ रहेगा वो। अब एक नेक्स्ट जानते हैं स्कूल, वो है चरवक स्कूल। तो चरवक स्कूल के जो संस्थापक का नाम क्या लिखा है यहाँ पर, बृहस्पति। बृहस्पति जो ये सबसे पहले इनिशियल जो रहे जिन्होंने बहुत ज्यादा बात करी अबाउट एक ऐसी फिलॉसफी जो बोले कि जो हमारे ओवरऑल जितना भी हम जो काम कर रहे हैं, देखो पहले वाले लोग क्या कह रहे थे कि ब्राह्मण में जाके लीन हो जाओगे आप, एक सुप्रीम एक कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है उसमें जाके आप मिल जाओगे। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे जो इंसान के मरने के बाद कोई आपका ट्रेस नहीं बचेगा, आप यहीं पर ही सिर्फ 4 चीजों से बने हो, 5वां जो है स्काई या ईथर कहा गया जिसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही हैं। और
उसके बाद ये कहते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट फिलोसफीज में से एक है ये। एंड ये चर्वक फिलोसफी को मटीरियलिस्टिक फिलोसफी भी कहा गया। वैसे आपने बहुत एक फेमस कोट है चर्वक फिलोसफी का, वो ये बोलते हैं कि घी खाओ चाहे उधार लेकर। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक आइडिया है कि आप अपनी जो जब तक जीवन है तब तक उसको पूरा अच्छे से जियो। तो ये इसीलिए इसको ये लोकायत फिलोसफी भी कहते हैं। लोकायत फिलोसफी का मतलब क्या होता है कि मासेस की फिलोसफी, जो कि मासेस को करना पसंद है। और ऐसा कि भक्ति में लीन वगैरह ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे हर मासेस नहीं हो सकते। तो लेकिन मासेस कैसे होते हैं कि अपने आप पर और खर्च कर रहे हैं, अपने आप पे और स्पेंड कर रहे हैं, गहने जेवरात और नई नई गाड़ियां और बंगले, तो इसी की बात करते जा रहे हैं। तो वो मासेस की फिलोसफी है। तो कह रहे हैं बृहस्पति ने बोला कि यही होना चाहिए। और चलो ऐसा नहीं बोलते, इमोरल होने की बात नहीं करते, ये प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, इमोरालिटी की बात नहीं है, बस जस्ट ये बोल रहे हैं कि आफ्टर लाइफ के लिए जो आप जो काम कर रहे हो बचा रहे हो उसका कुछ नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। आफ्टर लाइफ को ये टोटली ये निगलेक्ट जो निगेट करते हैं। और क्या बोलते हैं कि देयर इज नो अदर वर्ल्ड, डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमंस। और अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हमारी जिंदगी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लेजर, कि सब कुछ प्लेजर के लिए करो आप। और यहां पर इसीलिए बोलते हैं कि गॉड, सोल, हेवन, ये कहते हैं हम इनको परसीव तो कर नहीं सकते, इनका अनुभव नहीं कर सकते हम। गॉड किसी ने नहीं देखा, सोल किसी ने नहीं देखी, हेवन किसी ने नहीं देखा, किसी ने अनुभव नहीं किया। तो कहते हैं अनुभव करे, स्कूल वाले क्यों मानते हैं इनको। तो इसीलिए ये और भी क्वेश्चन करते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि आप जब इनको परसीव ही नहीं कर सकते, इनमें मानना क्यों है फिर आपने। और इसीलिए ये ईथर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो आफ्टर लाइफ या जो स्काई को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और इसीलिए बोलते हैं कि ये चार एलिमेंट्स पर ही ध्यान है। आपको ये चर्वक स्कूल पर बिल्कुल बेसिक सा सवाल लोकायत फिलॉसफी पे पहले आ चुका है, तो इसीलिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट पढ़ते चलो, छोटी छोटी बातें जानते चलो एंड अकॉर्डिंगली फायदा होता है। तो अब जैन फिलॉसफी पर आते हैं। तो जैन फिलॉसफी में सबसे पहले ही अगर बात करें, जैन जो वर्ड निकला, जैन वर्ड निकला किससे, जिन्न से, जिन्ना, जिन्ना। तो जिना का मतलब क्या होता है, जिना का जो जीत जाए, जीत से निकला वर्ड जिन, है ना, जिन से निकला वर्ड जीत। ये ऐसा इंसान जिसने जिसने पर्टिकुलरली जीत लिया हो किसको, जीने मरने को। देखो ये क्या मानते हैं कि ना कि रीबर्थ तो हो रहे हैं, रीबर्थ हो रहे हैं, लेकिन उससे छुट्टी मिल सकती है, आप उससे छुट्टी पा सकते हो। और जो इंसान बार बार इस चक्कर से निकल जाएगा कि आ रहा है जा रहा है दुनिया में, तो उसको क्या बोलेंगे, जिन्न बोलेंगे, जिन्ना, या जैसे मर्जी बोलना चाहो उसको आप। और दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, वो इंसान जीत गया, विक्टर। तो विक्टर का मतलब विक्ट्री, जैसे आप इसको चाहो लिखना तो एक लाइन लिख लो, विक्ट्री इन क्रॉसिंग वंस, या फिर विक्ट्री इन क्रॉसिंग ओवर लाइफ स्ट्रीम ऑफ रीबर्थ्स। जो एक नदी बह रही है रीबर्थ्स की, उसको आपने क्रॉस कर लिया, आप जीत गए उस नदी को क्रॉस करने के लिए, करने में। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसलिए बात है। और ये इसीलिए जनरली वेदास में ये विश्वास नहीं करते, जैसे बुद्धिज्म भी नहीं करता है, तो ये भी विश्वास नहीं करते। और ये एग्जिस्टेंस, बट लेकिन ये एडमिट करते हैं कि क्या सोल तो एग्जिस्ट करती है। यूपीएससी ने ये ऑप्शन बना के पूछा हुआ है कि जैनिज्म में सोल में विश्वास है, यस है सोल में विश्वास। तो और उसके बाद तो ये क्या बोलते हैं कि इंसान के जीवन में सफरिंग या पेन तो है, और ये रुक सकती है अगर अपने दिमाग पर काबू पाना सीख लिया जाए, राइट नॉलेज से, राइट अनुभव से एंड राइट कंडक्ट से। तो ये ऐसा करने से आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ना, ये जो फिलोसफीज जो यहाँ लिखी हुई है, ये थोड़ा जान लोगे, कोई नुकसान नहीं है, पेपर में ऑप्शंस बन के पूछी हुई हैं। एंड देन उसके बाद ये सबसे पहली बार जो ये इसके बारे में बात किसने की थी, ये तो जो पहले तीर्थंकर है उनका नाम क्या था, ऋषभ देव। तो ये बात भी पेपर में पूछ सकते हैं कि पहले तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म कौन थे, ऋषभ देव थे, यहाँ साइड में लिख के रखना। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी और लोगों का नाम जो साथ में आता है, जैसे पूछ सकते हैं अजीत नाथ, अरिस्तनेमी, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ऋषभ देव या फिर जैनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। और 24 तीर्थंकर एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे जैन दर्शन मतलब कि जैन फिलोसफी, मैंने आपको बताया दर्शन शास्त्र किसको बोलते हैं, फिलोसफी। तो और जो पहले तीर्थंकर है, और तो ये क्या बोलते हैं, जो ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर हैं, ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे जो सोर्स क्या है, जो जैन फिलोसफी का सोर्स क्या है, आदिनाथ। आदिनाथ को मानते हैं कि कहते हैं देयर इज सम, जो एक ऐसे गॉड जो बहुत ही एंशियंट जो गॉड है, तो उनके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनसे ही सारी हमारी फिलोसफी निकलती है, आदिनाथ। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि 24 तीर्थंकर हुए, और आखिरी तीर्थंकर का नाम क्या था, वर्धमान महावीर। तो महावीर सबसे फेमस है, उनके बारे में आप पढ़ते हो और यूपीएससी सवाल ही पूछता है। और उन्होंने जैनिज्म को बहुत ज्यादा जो क्या किया, जो प्रोपोगेट भी किया, फैलाया। और महावीर
599 बीसी में पैदा हुए थे। और उसके बाद अगर देखें तो इन्होंने सेलिबेसी या ब्रह्मचार्य पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। और ये अब यहाँ पे साइड में आप ना कुछ नोट्स बना के रखो कि सोर्स ऑफ फिलॉसफी किसको मानते हैं, पहले तीर्थंकर कौन थे, आखिरी तीर्थंकर कौन है। ठीक है, महावीर के बारे में बात करो। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीर्थंकर का मतलब देखो बहुत सिंपल है। जैसे अगर आप हिंदी के जानते हैं, हिंदी में एक वर्ड होता है तीर्थ। तीर्थ का मतलब क्या होता है, जो जो किनारे पर हो, तीर तीर बोलते हैं किनारे को। जो यही मैंने आपको बताया था, जैसे जिन्ना क्या है, वो इंसान जिसने जीत पाली हो, विक्ट्री पाली हो, वो नदी के किसके, जन्म मरण की नदी को क्रॉस करने में, जन्म मरण की नदी क्रॉस कर गया हो तो मतलब मान लो ये नदी बह रही है, इसका नदी का ये किनारा है ये, तो जो इस किनारे पर आपको पहुंचाए, जो आपको तीर्थ या फिर नदी के तीर के आर पार ले जाए, तीर बोलते हैं किनारे को, उसके आर पार ले जाए, तो वो कौन बोलते हैं, तीर्थंकर। ठीक है, ये आपको आर पार ले जा सकते हैं नदी के। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जैन रिलीजन एज वेल एज जैन फिलॉसफी। आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैन की जो आगे जो फिलॉसफी है, जो थ्योरी ऑफ रियलिटी है, उसमें पर्टिकुलरली 7 चीजें जानने वाली हैं। इसको आप ये तो प्रॉपर वही है कि याद करने वाली टाइप चीजें हैं, जैसे जीव, अजीव, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इनको बस एक बार देख के रखना, ये पेपर में पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकते हैं। और अब ये बोलते हैं जैसे दो तरह से डिवाइड करते हैं ये ओवरऑल एग्जिस्टेंस को। एक कहते हैं ऐसी चीजें जो कि दिखती हैं, जैसे जैसे बॉडी, ये ना ये दिखती है, इसको बोलते हैं ये आस्तिक अस्थि काया। अस्थि काया मतलब जो दिख रही है, जो आपको, इसको टेंजिबल है ना, टेंजिबल बोल सकते हो, जो उसको छू सकते हैं। और देन एक है अनस्थि काया, ये दिखती नहीं है, जैसे टाइम, इसको आप छू नहीं सकते, अनस्थि काया। तो कहते हैं सब्सटेंसेस को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि अस्थि काया एंड अनस्थि काया में कौन डिवाइड करता है, जैन फिलॉसफी डिवाइड करती है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि अब यहाँ पे पर्टिकुलरली वो कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो काल है, ये कला नहीं है, काल है, काल के साथ साथ चीजों के एट्रीब्यूट्स भी बदलते हैं। तो ये भी आप जान के रखना। कॉन्शियसनेस, चेतन है ना, ये चेतना, चेतना भी बोल सकते हो, चेतन भी बोल सकते हो, लेकिन चेतन होता है वर्ड ये। तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो सोल है, डिजायर, हैप्पीनेस वगैरह, ये सभी हमारे कॉन्शियसनेस से निकलते हैं और ये चेंजेबल एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आप बदल सकते हो वक्त के साथ साथ। तो ये पर्टिकुलर जो इसके बारे में जैन फिलॉसफी के बारे में और जो षड दर्शन वगैरह के बारे में हमने जाना। और अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, आखिरी फिलॉसफी, ये है फिलॉसफी ऑफ द बुद्ध। तो यहाँ पे जाने के ट्राई करते हैं। जो गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, ये यहाँ लुम्बिनी में पैदा हुए थे, कपिलावस्तु जगह है नेपाल में, तो वहाँ पैदा हुए थे। अभी जो भारत सरकार एक बुद्धिस्ट सर्किट भी बना रही है ना, बुद्ध सर्किट बनाया हुआ है, जहाँ पर पर्टिकुलरली वेरियस, जहाँ पर बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई वेरियस सिटीज को टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है। आपको इन सिटीज का नाम पता होना चाहिए। और उनका बचपन में नाम क्या था, सिद्धार्था नाम था। एंड और सिद्धार्थ के बाद मम्मी का नाम माया देवी, ये पता होना चाहिए आपको। और माया देवी ने वाइट एलिफेंट क्यों देखा था सपने में, उसकी कहानी ये पता होनी चाहिए आपको। और इनकी शादी किससे हुई थी, फिर इनकी शादी हुई थी यशोधरा से। और उनके बाद इनका बेटे का नाम था राहुल। और उसके बाद 29 साल की उम्र में ही लेफ्ट हिज फैमिली और ये चले गए थे, ये क्योंकि दुनिया में इनको लगा कि ये क्या हो गया, इतना दुख कैसे है, मैंने तो कभी दुख देखा ही नहीं कि। और उसके बाद दुख से ये काफी दुखी हो गए, क्योंकि इन्होंने बिकॉज ही सॉ अ सिक मैन एंड अ डाइंग मैन, तो उसके बाद काफी, और एक गरीब इंसान देख लिया, तो उनके बाद काफी दुख हो गया। और इसीलिए ये चले गए सब कुछ अपनी दुनिया वगैरह छोड़कर। और इन्होंने फॉरेस्ट में जाके 6 साल तक तपस्या करी। और वहां पर ये उसके बाद कहाँ गए, ये बौद्ध गया, बौद्ध गया गए बिहार में आज भी है। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करी। और यहाँ पर इन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, जो इनको सच सत्य की प्राप्ति हुई। और उसके बाद ये खुद को इन्होंने क्या बना लिया, बुद्ध। बुद्ध इज जो जिसको सत्य समझ आ गया हो, जिसको सत्य का ज्ञान हो गया हो। तो और इन्होंने इसके बाद बहुत ट्रेवल किया अपना मैसेज फैलाते हुए लोगों को, जो जो जीवन मरण के उसमें फंसे हुए हैं, जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं और इतने परेशान हो रहे हैं, तो उनसे आज़ादी दिलाते रहे। और 80 साल की उम्र में ही लेफ्ट द प्लैनेट। एंड उसके बाद अब इंपॉर्टेंट यहां पर जानना, जो इनके 3 मेन जो डिसिपल्स हैं, उनका नाम
उपली, आनंद एंड महाकश्यप। ठीक है, ये बातें जाननी बहुत जरूरी है, उपली, आनंद एंड महाकश्यप। अब उसके बाद जब इनके बुद्ध की डेथ हो गई है, उसके बाद एक काउंसिल बुलाई जाती है, कहां पर? राजगृह में। राजगृह में काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी भाई? राजगृह में हुई थी। ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाते हैं। और जहां पर उपली ने बुद्ध की बहुत सारी बातों को जो दोहराया और उससे बनी विनय पिताका। विनय पिताका का मतलब क्या है कि कैसे जीवन, रूल्स ऑफ द ऑर्डर, कि जैसे हम सब लोग जैसे जो रहते हैं, जैसे ये जो बुद्ध रहते थे, उपली, आनंद वगैरह, जो उनके जो आगे शिष्य थे, ये इसको क्या बोलते थे? ये मोनास्टिक ऑर्डर। जो ऑर्डर मतलब कि जो ये पूरा ग्रुप है, उसके ग्रुप के जीने का तरीका क्या है, तो वो विनय पिताका में लिखा हुआ है। आनंद ने क्या बनाया? सुत्त पिताका। सुत्त पिताका मतलब जो बुद्ध ने वेरियस स्पीचेस दी थी, बुद्ध की वेरियस जो आइडियाज, उनके और बुद्ध के वेरियस एथिक्स, उसके बारे में बताया सुत्त पिताका में। और उसके बाद लेटर ऑन अभिधम पिताका भी, जो एक लेटर जो पीरियड में जो इसको कंपाइल किया गया, अभिधम पिताका को भी। एनसीईआरटी में ये टुवर्ड्स द एंड जो हमारी जो कल्चर की एनसीईआरटी हम कवर करेंगे उसको भी, तो उसमें ये गिवन है, ये सुत्त एंड विनय एंड अभिधम पिताका। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जैसे जो कुछ कुछ चीजें हैं, आपने यहाँ पे प्लीज लिख कर रखो कि बुद्ध कहाँ जन्मे थे और इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई, और उसके बाद इन्होंने इनकी जैसे लेट्स से डेथ कहाँ पर हुई। तो ये दो चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। सारनाथ किस लिए इंपॉर्टेंट है, और लेट्स से सिंबल क्या क्या एसोसिएटेड है, कि बर्थ के साथ क्या सिंबल है, रेनन्सिएशन के साथ क्या सिंबल है, व्हील क्या सिंबलाइज करता है, और लोटस क्या सिंबलाइज करता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। हम आगे एनसीईआरटी जब कवर करेंगे तो दोबारा कवर करेंगे, एक बारी तो ये काफी क्विक चल रहा है। तो अब यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, ये सिंपल जिंदगी जीने के यहाँ पे असूल बताते हैं, सिंपल प्रिंसिपल्स। और ये क्या बताते हैं कि दुनिया में दुख दर्द तो रहेंगे, मिजरी तो रहेगी, इंसान की ड्यूटी क्या है? लिबरेशन सीख करना, आजादी सीख करना इन सब दुख दर्दों से। और इसीलिए इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया कि आप ये जो ब्लाइंड फेथ दिखाया हुआ आपने वेदों में, ये सही नहीं है। और ये 4 नोबल ट्रूथ बताते हैं जो इंसान को, कि इंसान की जिंदगी में सफरिंग है, सफरिंग रहेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कभी कभी दुख के, जो सुख के चले जाने से भी दुख होता है। और बहुत सारी ना फिलोसॉफिकल बातें करते हैं कि अगर सुख ना हो तो दुख है, सुख चला गया तो दुख है, और सुख नहीं आया उसके कारण दुख है। एंड देन कहते हैं इसी कारण देयर इज अ कॉज, वो कॉज है, और कहते हैं उस कॉज को जान लोगे, और वो कॉज क्या है? जो इस सब चीजों का डिजायर, वो बोलते हैं डिजायर, जो आप हर चीजों की जो इच्छा करते रहे, तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो उससे दुख आएगा ही आएगा। तो और कहते हैं इसी कारण आप बर्थ एंड डेथ पे भी उलझे रहोगे। एंड वो क्या बोलते हैं कि सेसेशन, कि पॉसिबल है, कहते हैं कि इस दर्द का अंत करना, इसको सीज करना, या फिर कि ये एग्जिस्ट करना बंद कर दे, ये पॉसिबल है। तो और इसलिए क्या बोलते हैं कि अपना पैशन, डिजायर जो है, ये इस सबको आपको रोकना पड़ेगा, अपने आप आपकी जिंदगी से जो दुख कम हो जाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि ईगो की डिस्ट्रक्शन, या फिर अहम या अहंकार, है ना, अहम या अहंकार को खत्म करने से ही होगा। यूपीएससी ये सवाल पूछ चुका है आपसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो, ये यूपीएससी ने पूछा कि निर्वाण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो। वहां पे ऑप्शन भी थी। तो और उसके बाद थी पाथ ऑफ लिबरेशन, कि उसके बाद कहते हैं जब आप ये जान लोगे तो आप अकॉर्डिंगली आप लिबरेट हो जाओगे, आजाद हो जाओगे जन्म मरण से, दुखों से। तो देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात जानने वाली है कि इनिशियली बुद्धिस्ट जो फिलोसफी शुरू होती है बहुत ही पेसिमिस्टिक है, कि दुख है, दुख रहेगा ही रहेगा, एक्सेट्रा। एंड देन ग्रेजुअली वो काफी ऑप्टिमिस्ट हो जाती है कि आप इसको खत्म कर सकते हो, एंड उसके बाद कैसा जी सकते हो। तो ये बुद्धिस्ट फिलोसफी बहुत ट्रांजिशनल फिलोसफी है, और अल्टीमेटली क्या जो चाहते हैं अचीव करवाना, निर्वाण। तो ये बुद्ध के जो 8 फोल्ड पाथ है, देख के रखना है। एक बारी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन से 8 फोल्ड पाथ का, आपको नेट पे इसके बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे याद करने के, कि राइट विजन, रिजॉल्व, स्पीच, कि बोलना सही चाहिए, कंडक्ट सही होना चाहिए, लाइवलीहुड सही होना चाहिए हमारा, कि हम जीवन में हम जो धन दौलत कैसे अर्जित करें, कि हम खाना पीना कैसे इकट्ठा करें, चोरी चकारी से करें या फिर नहीं, लाइवलीहुड कैसा हो हमारा, है ना, अर्निंग्स कैसे हो, तो वो राइट होनी चाहिए, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, कि
हम जनरली किसी के बारे में बुरा ना सोचें, और अगर बुरा सोचा तो भूल जाएं एटसेट्रा। तो राइट कहते हैं उससे अल्टीमेटली राइट कंसंट्रेशन अचीव होती है, जिससे आपको मेडिटेशन करने मत कर पाओगे एंड निर्वाण मिल पाएगा। तो और इसीलिए अगर देखें तो अल्टीमेटली हम इसको कंक्लूड करें, जो सिर्फ चरवक, अगर जो चरवक स्कूल छोड़ दें तो चरवक स्कूल के सिवा सभी स्कूल्स में सोल की बात की गई है। और आपने ये क्या बोलते हैं कि सोल जो अल्टीमेटली, जो सोल को आपने कहीं ना कहीं से जो इस जन्म मरण से छुट्टी दिलानी है, तो आपको यहाँ पर क्या कुछ काम करने होंगे। हर एक जो फिलोसफीज ने अलग अलग तरह से उसको डील किया। तो यहाँ पर अब यहाँ पे जो खत्म करते करते भी बहुत सारे फैक्ट्स दे जाता है ये पीडीएफ। तो जैसे क्या बोलते हैं कि बौद्ध गया के बारे में बात करते हैं, जो पर्टिकुलरली बौद्ध गया में क्या हुआ था, जहाँ पे महाबोधि ट्री के नीचे बैठ के बुद्ध ने जो स्पिरिचुअलिटी या फिर एनलाइटनमेंट की बात यहाँ पे समझी। और उसके बाद जो आगे जाके देखो तो वो कह रहे हैं कि इसी के पास कहते हैं यहाँ पर जैसे एक अनिमेश लोच स्तूपा भी एग्जिस्ट करता है। अनिमेश लोच स्तूप, आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि ये अनिमेश लोच स्तूप कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए बौद्ध गया की बात हो रही है, क्योंकि ये पीडीएफ में मेंशन्ड है। और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है, कहते हैं कि एक बुद्ध खड़ा हुआ है एंड बुद्ध की मूर्ति है एंड वो ट्री की तरफ देख रही है मूर्ति। तो जहां पे ट्री, जहां पर बुद्ध को क्या निर्वाण प्राप्त हुआ था। एंड यहाँ पर एक जगह है विष्णुपदा टेम्पल, जहां पे लोग आके पिंडदान देते हैं। पिंडदान मतलब जो उनके पूर्वज होते हैं, पूर्वजों के लिए जो शांति के लिए खाना पीना देना या फिर दान करना, पिंडदान कहा जाता है उसको। डिपार्टेड सोल्स के लिए, की शांति की सुख शांति के लिए पिंडदान करते होते हैं। एंड देन यहाँ पर जगह है, अपनी बात की थी हमने राजगीर, राजगीर में ही कहते हैं फाहियन भी आया था, चाइनीज ट्रेवलर। तो फाशियन भी बोलते हैं इसको। इसको कई कई जगह पे आपको मॉडर्न एनसीईआरटी में ये ऐसा फाशियन करके लिखा होता है एक्स से। तो यहाँ पे विजिट किया था। तो फाशियन किस में विजिट किया था वैसे आपको पता होना चाहिए, ये चंद्रगुप्त 2 में विजिट किया था। बताओ सही है कि गलत, कमेंट्स पे। चंद्रगुप्त 2 के दौरान ये विजिट किया था फाशियन। और यहाँ बैठ के वो बहुत देर रोया बौद्ध गया में कि रोया क्यों, ही वेप्ट बिकॉज यूपीएससी एक सवाल पूछ चुका है कि जो पर्टिकुलर एक ट्रेवलर का नाम लिख के वहां पूछा हुआ था कि इन्होंने इंडिया में क्या इनके साथ चोरी चकारी हुई कि नहीं हुई। उस पर्टिकुलर ट्रेवलर के बारे में फेमस है कि हाँ ही विटनेस्ड अ लॉट ऑफ थेफ्ट इन इंडिया। तो यस, उसका आंसर था यस। छोटी छोटी बातें यूपीएससी ने पूछी हुई है। तो यहाँ पर बैठ के ये भी बात जान लो कि यहाँ बैठ के फाशियन बहुत रोए, क्योंकि वो कहते ही वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू लिसन टू द सर्मन्स ऑफ बुद्ध। वो कह रहे जो बुद्ध ने 900 साल पहले यहाँ पर जो स्पीचेस दी थी मैं क्यों नहीं सुन पाया, एंड दैट इज वाई ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो उसके बाद अगर आगे मौर्यन किंग नहीं है यहाँ पर, ये बिम्बिसारा जो एक हमारे जो मगध के जो इनिशियल किंग्स में से एक है। बिम्बिसारा ने भी बुद्धिस्ट जो ऑर्डर ज्वाइन किया था, यही ज्वाइन किया था। वो अपने आप को बुद्ध बन गए थे और बुद्धिज्म में उन्होंने खुद को इंक्लूड करवाया था। एंड एक और चीज है, ये अगर मौर्यन किंग, अगर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है हमारे से, तो अगर बिंदुसार की बात करते हैं, बिंदुसार वाज ही बिलोंग टू आजीविका सेक्ट। बिंदुसार आजीविका के थे। देखो ऐसे याद कर सकते हो, सबसे पहले मौर्यन किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त वाज ही बिलोंग टू जैनिस्ट फिलोसफी, है ना। देन कम्स बिंदुसार, बिंदुसार आजीविका के हैं। एंड देन कम्स अशोक, अशोक बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट आइडियाज, आइडियोलॉजी। ठीक है, तो तीन पर्टिकुलर जनरेशंस, इंपॉर्टेंट जनरेशंस, एंड तीनों के धर्म अलग अलग है इन्होंने फॉलो किए। तो बिंदुसार यहाँ पर मौर्यन किंग नहीं है, यहाँ मगधन किंग ही होगा, इसको ठीक कर देना आप। ठीक है, और यहाँ पर ही कहते हैं जो देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ दिया था। देवदत्त वैसे अगर बताऊं आपको मैं, तो जो मैंने आपको बताया था उपली, आनंद, महाकश्यप, 3 इंपॉर्टेंट डिसिपल थे। आनंद के भाई है देवदत्त। तो देवदत्त वहां के पर काफी फेमस भी थे। देवदत्त ने बुद्ध को से काफी थोड़ा जैसे चिढ़ते हुए उनको मारने की ट्राई की थी। तो ऐसा कहानी फेमस है। और उसके बाद यहीं से जैसे आपको जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हमने जो करी, और यहाँ पे कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे कौन सी जगह है, सप्तपर्णी केव। अगर आप बौद्ध गया जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगी सप्तपर्णी केव्स है वहाँ पर, जहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी राजगीर के अंदर। तो और यहाँ पर जैसे छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज एस्टैब्लिश इन 5th सेंचुरी बीसी। जो आप नॉर्मली पढ़ते हो कि कुमार गुप्ता ने एस्टैब्लिश की थी, कुमार गुप्ता ने एस्टैब्लिश की थी, ये एडीज में की थी, 5th एडी के बाद। तो लेकिन यहाँ 5th बीसी लिखा हुआ है, तो ये क्या गलत है। अगर आप इसका थोड़ा रिसर्च करो, इसके बारे में और ज्यादा ट्राई करो, तो नालंदा यूनिवर्सिटी एज सच इसको बुद्धिस्ट जो मोनास्टिक ऑर्डर बना दिया गया था, कि मॉनेस्ट्री बना दी गई थी, ये तो लेटर ऑन हुआ, कुमार गुप्ता के टाइम पे प्रॉपर हुआ ये।
लेकिन उसके पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इवन की यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ो, कि जैन जो जो महावीर है, महावीर ने स्पीच दी हुई है एंड बुद्ध ने यहाँ पर कुछ दिन गुजारे हुए हैं। तो नालंदा एज सच सेंटर ऑफ जो लर्निंग या फिर एक सिटी, एक टाउन तो एग्जिस्ट करता था, तो लेकिन हाँ इतना फेमस यूनिवर्सिटी था ये नहीं कह सकते। तो इसके बारे में डाउट्स है। और यूपीएससी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर एक शॉर्ट नोट भी हमसे हिस्ट्री में पूछा हुआ है, तो इसके बारे में और जानना भी जरूरी है। तो पर्टिकुलरली आप पढ़ते चलो इसके बारे में, जो पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। विनय पिटका क्या कहती है, सुत पिटका क्या कहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप इसके बारे में और जान सकते हो। ये बहुत ही अच्छे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम डेप्थ में उतार देते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आपके नंबर्स 4 से 6 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट ये वाला, और एक हम अगला मिडीवल फिलोसफीज करेंगे कि मिडीवल टाइम्स में क्या फिलोसफीज हुई, एंड देन हम ट्राई करेंगे कि कल्चर की किताब जो है 11वीं क्लास की फाइन आर्ट्स, वो भी क्विकली रिवाइज करने की ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लेक्चर था हमारा, छोटा सा तो मैं नहीं कहूँगा, तो लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको साथ साथ में रीड कर सकते हैं। एंड अगर कुछ लेक्चर में गलती है तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट है सभी एक दूसरे की मदद करो, और लेट्स से कोई एक्स्ट्रा फैक्ट पता लगता है तो नीचे कमेंट्स में बता दो, फायदा ही होगा, लोगों का भला होगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग में कैसे बिठाएं, कैसे याद करें। तो एक ही तरीका है, उसको लिख के रखो और मार्क करके रखो, बार बार रिवाइज करते रहोगे, छोटी छोटी टर्म्स हैं वो याद होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी वीडियोस हैं, टाइम एंड ओवर बार बार देखो। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे जो मोस्ट एसेंशियल टॉपिक्स हैं वो हमारी जो यहाँ पर यूट्यूब पर आपको कंपाइल्ड एक फॉर्मेट में मिले, ताकि आप यहाँ वहां ना भटकते रहें कि मैं जाके वहां कुछ देख लूं, यहां देख लूं। स्लीपी क्लासेस पे रिलाई करते हो तो कंप्लीटली रिलाई करो एंड देखो कि पावर ऑफ कंटेंट किस तरह से प्री भी क्रैक होगा, मेंस भी क्रैक करेंगे, इंटरव्यू के बाद रैंक निकालेंगे। छोटे छोटे कदम है, एफर्ट लगता है, चलो साथ चलते हैं।